आरसीबी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है डब्ल्यूपीएल 2026 में और काबिज हो गए हैं टॉप ऑफ द टेबल। लेकिन मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक बार अपोलॉजी शुड बी एज लाउड एज द डिसरिस्पेक्ट वॉज। मालोलन रंगराजन, भले ही 100 कमियां होंगी इस आरसीबी टीम में, लेकिन जीतना इस टीम को आता है, जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। और मालोलन रंगराजन जिनको कई सारी चीज़ें बोली गई है, अभी तक तो 3 आउट ऑफ 3 उनका रिकॉर्ड चल रहा है, तो वो कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं टीम के पक्ष में जा रहा है। क्या ठीक नहीं हुआ इस मैच में, इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन कितने सारे पॉजिटिव्स हैं हमारे पास बात करने को। लेकिन शुरुआत करें उससे पहले एक बार पॉइंट्स टेबल पर नज़र डाल लेते हैं। तो आरसीबी 3 में से 3 जीत के प्लस 1.82 की नेट रन रेट के साथ में टॉप ऑफ द टेबल बैठा है। सिर्फ आरसीबी और मुंबई दो ऐसी टीम्स हैं जिनका पॉजिटिव में नेट रन रेट है, और बाकी आप देख सकते हैं कि टीम्स का नेगेटिव में है, उसमें +1.8 थैंक्स टू जो आरसीबी ने सेकंड विन अपनी हासिल करी थी ग्रेस हैरिस की बदौलत। लेकिन अब आ जाते हैं गुजरात जायंट्स वाले मैच पे। गुजरात जायंट्स बहुत ही शानदार टीम, बैटिंग से तो मतलब इस टीम ने झंडे गाड़ रखे थे। बॉलिंग इनकी कमज़ोर थी वो हमें पता था, लेकिन आरसीबी ने उल्टा कर दिया एकदम। पहली बार टूर्नामेंट में आरसीबी हारी टॉस और पहले करनी पड़ी बैटिंग, और वहाँ पे एक्सपोज हो गई आरसीबी की बैटिंग। जैसे मुंबई ने आरसीबी का जो मिडिल ऑर्डर था वो एक्सपोज किया था, वैसे ही गुजरात ने भी आरसीबी की बैटिंग एक्सपोज कर दी। पहले ओवर में 23 रन आते हैं। हमने कहा भाई 200 प्लस तो आराम से बनेगा, डीवाई पाटिल का स्टेडियम है, तो आरसीबी पहले बैटिंग करके पता नहीं क्या ही कर लेगा। पिछले मैच में हमने 13 ओवर में 140 चेस कर लिए थे, 20 ओवर होते तो क्या कर लेते। तो अब पहले ओवर में 23 आ गए। रेणुका ने बढ़िया वाइड का चौका भी दे दिया, ग्रेस हैरिस ने 4 चौके लगा दिए। उसके बाद होता है ग्रेस हैरिस आउट हो जाती है। दयालन हेमलता, आई डोंट नो कि उनके साथ कॉन्फिडेंस का इशू है या टीम में उनको क्या कह के खिलाया जा रहा है, रोल क्लैरिटी नहीं है कुछ, कि मार के खेलना है, लास्ट तक खेलना है, एंकर रोल करना है, क्या रोल क्लैरिटी कहाँ है। तो दयालन हेमलता इन पे बात करेंगे। सेम स्मृति के लिए मैं कहूँगा, मतलब मेरे को नहीं पता था स्मृति जैसी लेजेंड प्लेयर के लिए डब्ल्यूपीएल के तीसरे सीजन में जहाँ पे इतनी बढ़िया कप्तानी हो रही है, वहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ कि स्मृति का रोल क्या है टीम में। वो मार के खेलना चाह रही है, वो रुक के खेलना चाह रही है, वो एंकर रोल करना चाह रही है, रोल क्लैरिटी कहाँ है। तो मालोलन की जहाँ पे तारीफ हुई है सब जगह, वहीं पे जो चीज़ें गड़बड़ हो रही है उसकी तरफ भी हमारी नज़रें जो हैं वो जानी चाहिए। उसके बाद में गौतमी नायक आती है, 2 चौके लगाती है, तो प्रॉमिसिंग टैलेंट आप कहेंगे, लेकिन कहीं से भी ग्राउंड ब्रेकिंग टैलेंट आप नहीं बोल सकते। पहली बारी बैटिंग उनको मिली आरसीबी की तरफ से डब्ल्यूपीएल में, 2 चौके मारे। लेकिन फिर आती है पार्टनरशिप राधा यादव और ऋचा घोष की, मतलब ब्रेथ टेकिंग पार्टनरशिप। शुरुआत में राधा यादव बहुत स्लो खेल रही थी, डॉट बॉल्स भी खूब आई। ऋचा ने शुरू से ही आते बता दिया था कि भाई मैं तो सिंगल डबल लूंगी और मौका मिलेगा तो बाउंड्री भी लगाऊंगी। लेकिन राधा यादव जॉर्जिया वेरम का एक ओवर आता है, चौका छक्का लगाती है और वहाँ से फिर रुकना स्टार्ट ही नहीं किया। राधा यादव ने, मैंने लाइव वॉच लॉन्ग में कहा था स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित पे कि राधा यादव आपका नंबर 5 पे परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये मैंने कहा था जब आरसीबी के 4 विकेट गिर गए थे। मैं इस पर अभी भी काबिज हूँ कि नंबर 5 पे आपकी राधा यादव आई है। 10 मैच आरसीबी इस सीज़न खेलेगी, अगर फाइनल तक पहुँची है तो 10 से 11 मैच आरसीबी खेलेगी। उसमें से अगर आपकी राधा यादव परमानेंट नंबर 5 बैटर है, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ी गलती करी है। तो राधा यादव ने जो करके बताया, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स करके दिखाया, एकदम आउट ऑफ द सिलेबस जो हम कहते हैं ना, मीम में चलता है, तो उस तरीके से परफॉर्मेंस आ रहा है राधा यादव का। और ऋचा घोष एज यूजुअल, मतलब कि एक कारण है कि क्यों आरसीबी ने सेकंड रिटेंशन में ऋचा घोष को रखा है। बेहतरीन परफॉर्मेंस ऋचा घोष और राधा यादव की। और लास्ट में कैमियो आता है नेडिन डी क्लर्क का, 2 चौके 2 छक्के लगाती हैं, 12 बॉल पे 26 का कैमियो नेडिन डी क्लर्क। तो जितनी तारीफ हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर की होगी, उतनी ही आलोचना होगी टॉप ऑर्डर की। ग्रेस हैरिस की मैं नहीं करूँगा भाई, 2 बहुत बढ़िया पारी खेल चुकी है, आज भी 4 चौके लगा के वो मारने के चक्कर में आउट हो गई। स्मृति ने एक भी शॉट ट्राई ही नहीं किया। पहला शॉट जो उन्होंने ट्राई किया उसमें एज लग के वो पीछे कैच हो गई। दयालन हेमलता का आप ये कह सकते हैं कि भाई बहुत बढ़िया कैच, एक हाथ से पकड़ लिया शॉर्ट फाइन लेग पे, लेकिन उससे पहले भी क्या आपको कॉन्फिडेंस दे रही थी दयालन हेमलता? तो क्या आज ही जो मुकाबला दिल्ली के खिलाफ है, बिना ब्रेक के आरसीबी खेल रही है, आज ही मुकाबला है, तो उस पे भी मैं बात करूंगा। लेकिन बॉलिंग पे मैं आऊँ, क्योंकि बॉलिंग में जितना मेरे को इम्प्रेस आरसीबी ने किया इस पूरे सीज़न, सिर्फ आज ही नहीं पूरे सीज़न की अगर मैं बात करूंगा, जिस तरीके से मुंबई के खिलाफ बॉलिंग की शुरुआत हुई थी, जिस तरीके से यूपी के खिलाफ बॉलिंग की शुरुआत हुई थी, और आज फिर से लॉरेन बेल ने ऊपर से एक विकेट चटकाया, जहाँ पे कैप्टन एशले गार्डनर को उन्होंने अपने पहले स्पेल में आउट किया था। लेकिन विकेट की जो शुरुआत है वो होती है सोफी डिवाइन के विकेट से। सोफी डिवाइन जो बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रही है, मुंबई के खिलाफ उतना अच्छा नहीं चल पाई थी, लेकिन अरुंधति रेड्डी ने थोड़ा पहले उनको फंसाया, उसके बाद में कॉटन बॉल किया, तो बहुत बड़ा विकेट था सोफी डिवाइन का। एक्स आरसीबीएन है, और एज आरसीबीएन हम सब जानते हैं कि सोफी डिवाइन क्या कर सकती है इस तरीके के मैच में। शुरू के 10 ओवर में ही वो एक तरफा बना सकती है ऐसे मैच को। बेथ मुनी काफ़ी अच्छे फॉर्म में लग रही थी, लेकिन श्रियंका पाटिल, मतलब फाइफर लिया श्रियंका पाटिल ने।
प्लेयर ऑफ द मैच राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, जो भी होता मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं होती, क्योंकि दोनों ने ही अपनी तरफ से आरसीबी को मैच में लाए और दोनों काफ़ी बढ़िया फ्रेंड भी है। और मैच से पहले इन दोनों की फ़ोटो आई थी डीवाई पाटिल स्टेडियम से, तो हमें क्या पता था कि ये दोनों ही मैच विनर साबित होंगे आरसीबी की तरफ से। तो बेथ मुनी का विकेट श्रेयंका पाटिल लेती है, एलबीडब्ल्यू उनको करती है, तो बहुत बढ़िया फॉर्म में लग रही थी। उसके बाद में कनिका आहूजा, एक और एक्स आरसीबी, उनको भी एलबीडब्ल्यू करती है श्रेयंका पाटिल। तो टॉप ऑर्डर को एक तरीके से हमने जल्दी खत्म कर दिया था और वहाँ से जीत की उम्मीद थी, लेकिन कनिका आहूजा वहाँ पे लग रहा था कि एक्स आरसीबी ने कुछ कर सकती है, तो उनका विकेट श्रेयंका पाटिल ने लिया। फिर एशले गार्डनर को लॉरेन बेल ने आउट किया था। जॉर्जिया वेरहम का विकेट जो था वो मुझे लगा कि अब आरसीबी के पक्ष में मैच आ चुका है, क्योंकि जॉर्जिया वेरहम आरसीबी उनको नंबर 8 पे इस्तेमाल करती थी, 8-9 पे, लेकिन गुजरात उनको ऊपर यूज़ करी और वहाँ पे वो अच्छे रिजल्ट ला के भी दे रही है। तो जॉर्जिया वेरहम 13 रन बना के आउट हुई थी। नेडिन डी क्लर्क ने विकेट लिया था और राधा यादव ने बढ़िया कैच पकड़ा था उनका। राधा यादव विद द बैट तो बढ़िया कर ही रही है। आज बॉलिंग में भी उन्होंने 2 ओवर डाले और सिर्फ 9 रन दिए और कैच जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ती है। कैच की बात से मुझे याद आया कि 5 विकेट गिरे थे आरसीबी के। फिर भारती फुलमाली आती हैं और ज़बरदस्त बैटिंग करती हैं वो। लिंसे स्मिथ के एक ओवर में तो उनको आड़े हाथों ही ले लेती है, जिसमें कैचेस की भी थोड़ी संभावना बनती है। तो स्मृति मंदाना कैच छोड़ती है, अरुंधति रेड्डी कैच छोड़ती है और फिर एक और आप कैच छोड़ते हैं। तो 3-4 कैच अगर आप छोड़ते रहेंगे और फिर आप सोचेंगे कि सामने वाली टीम सरेंडर ही कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आज बहुत ही बिलो पार परफॉर्मेंस बैटर्स की तरफ से रही गुजरात जायंट्स की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर मैच में इस तरीके की जीवनदान मिलती रहेगी। तो फील्डिंग ये एक ऐसा पहलू है जो बहुत ज़्यादा सुधारना पड़ेगा आरसीबी को। उसके अलावा बॉलिंग में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आप नुक्ताचीनी कर सकते हैं। हाँ, ज़रूर आप ये कह सकते हैं कि नीचे आपने थोड़े ज़्यादा रन दे दिए, आपको थोड़ा और 20-30 रन पहले जीत जाना चाहिए था, लेकिन 150 रन ही लास्ट में गुजरात कर पाए, जो एक बहुत बड़ा नहीं टोटल बोलेंगे। फिर ऊपर से हमने ऑल आउट भी किया उनको। श्रेयंका पाटिल आती हैं लास्ट में, फिर 2 विकेट लेती हैं। उनसे पहले 17वां ओवर डालने आई थी लॉरेन बेल, तो लॉरेन बेल ऊपर से आउट कर चुकी थी कप्तान एशले गार्डनर को, और फिर नीचे भारती फुलमाली रन्स मार रही थी। तो भारती फुलमाली का विकेट लेती है लॉरेन बेल, जो डीप में पकड़ती है ग्रेस हैरिस कैच, और फिर वहाँ पे मैच एकदम डन एंड डस्टेड हो गया था। थोड़ा बहुत आके तनुजा कंवर ने चौके मारने की कोशिश करी, लेकिन मैच तब तक खत्म हो चुका। तो आरसीबी ने अपनी फेमस विक्ट्री अगेंस्ट गुजरात जायंट्स दर्ज कर ली। इससे पहले डब्ल्यूपीएल में 6 मुकाबले हुए थे गुजरात और आरसीबी के बीच में, तो रिकॉर्ड था 3-3। अब आरसीबी के पक्ष में 4-3 हो गया। पहले मैच में मुंबई को हराया, दूसरे में हरा यूपी को, तीसरे में अब हरा चुके हैं गुजरात को। एक और टीम जिससे अभी तक आरसीबी नहीं खेली है, उससे आज मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स। जेमिमा रॉड्रिग्स वर्सेस स्मृति मंधाना हमें देखने को मिलने वाला है। पहली बार जेमिमा कप्तानी करती नजर आएंगी आरसीबी के खिलाफ, तो किस तरीके से उनकी कप्तानी रहेगी ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट टीम लग रही है। ईजी चेज उन्होंने एक चोक कर दिया था, दूसरा ईजी चेज भी इन्होंने बहुत डिफिकल्ट बना के लास्ट बॉल पे जीता था। तो कोई बहुत ज़्यादा तगड़ी टीम तो दिल्ली इस समय नहीं लग रही है, लेकिन ये डब्ल्यूपीएल है। लेवल किसी भी टीम का कोई बहुत ज़्यादा आप नहीं बोलेंगे। गुजरात सब कह रहे थे गुजरात तो ये टीम है वो टीम है, पिछले लगातार 2 मैच हार गई है ना, तो इतना भी आसान नहीं होने वाला। मुंबई पहला मैच आरसीबी से लास्ट बॉल पे आ रही थी, उसके बाद 2 जीत गई थी, तो सबने कहा भाई मुंबई तो बहुत तगड़ी टीम है। देखा आरसीबी से भी लास्ट बॉल पे आ रही, उसके बाद 2 मुकाबले बढ़िया जीती है। फिर हरलीन दोल की वो पारी हरा देती मुंबई को। तो कोई भी टीम किसी से कम नहीं है डब्ल्यूपीएल में, और ये सबसे अच्छी बात है। और आपके पास गलती का एक भी चांस नहीं है। अगर आरसीबी आज जीतता है दिल्ली के खिलाफ, तो मेरे को लगता है 4 में से 4 जीत के आरसीबी एक पैर अपना रख देगा प्लेऑफ के अंदर। उसके बाद में आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आज की प्लेइंग 11 की बात करें तो मुझे लगता है आरसीबी कोई भी चेंज नहीं करने वाला है। लिंसे स्मिथ कंटिन्यू करेंगी, दयालन हेमलता भी कंटिन्यू करेगी। एक जो सेंसिबल चेंज मुझे यहाँ पे नज़र आता है, जो कई सारे आरसीबी फैन भी रिकमेंड कर रहे हैं, वो ये कि आप लिंसे स्मिथ को बाहर करें, जॉर्जिया वॉल को लाएं, और बैटिंग आपकी ज़्यादा हो रही है तो आप दयालन हेमलता को बाहर करके नीचे प्रेमा रावत को ला सकते हैं, जो थोड़ी आपको नीचे बैटिंग भी देंगी और स्पिन भी आपको करके दे देंगी। तो इतना ही कुछ है, लेकिन आप रोल देखिए लिंसे स्मिथ का, जो रोल की क्लैरिटी लिंसे स्मिथ की है ना, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अनड्रॉपेबल बना देती है। कि पावर प्ले में आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए, और इतनी क्वालिटी का आप इनके जाके T20 में नंबर ऑफ मैचेस देखिए कितने खेले हुए हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत है लिंसे स्मिथ के पास। तो शायद से इसलिए पावर प्ले में इनको हमेशा बॉलिंग दी जा रही है। लॉरेन बेल तो ऊपर से कमाल करी। लॉरेन बेल ने 7.2 की इकोनॉमी से रन दिए, जो उनके स्टैंडर्ड हिसाब से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक डब्ल्यूपीएल में इस मैच से पहले लॉरेन बेल का इकोनॉमी चल रहा था 3.75, और सामने वाली टीम में सबसे कम किसका था, रेणुका सिंह ठाकुर का 8.1। तो डिफरेंस देखिए। और बॉलिंग ने हमेशा रन्स लीक किए हैं गुजरात की, लेकिन आज तो ऊपर से विकेट निकाल लिए थे, बाद में ब्रेक थ्रू ले ही नहीं पाए, और ऋचा घोष लास्ट तक टिक गई। राधा यादव का तो चलिए सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस है, मैं अभी भी कहूँगा कि आपका परमानेंट सोल्यूशन नंबर 5 पे ऋचा घोष नहीं, राधा यादव नहीं हो सकती पूरे सीजन के लिए। आज उन्होंने आपको मैच जिता के दे दिया, उसी तरीके की इनिंग है जिस तरीके से कृणाल पांड्या ने अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली के अंदर वो रन चेज में टिक गए थे कोहली के साथ। वो
उस तरीके का परफॉर्मेंस है, वन ऑफ परफॉर्मेंस आपको लेके देंगे, लेकिन परमानेंट नंबर 5 का सोल्यूशन राधा यादव नहीं है। तो आपको एक बढ़िया सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात ये, दयालन हेमलता को कोई जाके क्लैरिटी दे उनको करना क्या है। ठीक है, मैं ये नहीं चाह रहा कि दयालन हेमलता पहली बॉल से मारना शुरू करे, 20 बॉल पे 100 मार दे, मैं नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ उनको कोई रोल क्लैरिटी दे जाके कि आपका काम है सिंगल डबल लेना, मारना, आपको लास्ट तक खेलना है, क्या करना है। और सेम मैं कहूँगा स्मृति को भी कोई जाके बोल दे कि आपको ग्रेस हैरिस को स्ट्राइक देनी पावर प्ले में, तो आप रन बॉल खेलो पूरा पावर प्ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहले रन बॉल खेलते हो, उसके बाद में हड़बड़ी में आके एक शॉट मारते हो और उस पर ही आउट हो जाते हो। भाई पहला शॉट आपने खेलने की कोशिश करी, उस पर ही आउट हो गए, तो और टीम को आप एकदम गड्ढे में छोड़ के चले गए। वो तो भलाओ राधा का, रिचा का और नेडिन डी क्लर्क का कि आप रिस्पेक्टेबल टोटल पे गए और फिर बॉलर्स ने जिस तरीके से कमबैक कराया। तो बैटिंग में तो आप कहेंगे कि राधा, रिचा और नेडिन डी क्लर्क आपके एकदम बेस्ट परफॉर्मर थे। और बॉलिंग में तो मैं सिर्फ लिंसे को कह सकते हैं कि भारतीय फुलमाली ने एक ओवर इनको आड़े हाथों ले लिया। उसके अलावा बॉलिंग में आप किसी पे उंगली नहीं उठा सकते। नेडिन डी क्लर्क थोड़ी महंगी साबित हुई, लेकिन ये विकेट लेने के चक्कर में थी, और विकेट लास्ट में इनको मिला भी था जब इन्होंने जॉर्ज वेरम को आउट किया था। तो मुझे लगता है कि बॉलिंग में कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बैटिंग में रोल क्लैरिटी की ज़रूरत है कि स्मृति क्या मतलब जो आपने यूपी के खिलाफ किया था, क्या वो हर मैच में करने में केपेबल हो तो फिर आप कदम से कदम मिलाओ। लेकिन आप इस तरीके से परफॉर्म करोगे तो आई एम सॉरी, मैं मतलब सोच नहीं रहा था कि टूर्नामेंट से पहले ये 3 मैच बाद हालत होगी कि स्मृति आपके आरसीबी के बैटिंग लाइनअप में टॉप 3 अगर मैं बैटर गिनूंगा तो उसमें स्मृति का नाम नहीं आएगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ मैं स्मृति की परफॉर्मेंस से। और दयालन नहीं मिलता यार, इनका डोमेस्टिक में इतने बड़े बड़े नाम है कि भाई ये कर देते वो कर देते, डब्ल्यूपीएल में उनकी स्ट्राइक रेट 110 115 की है। तो कितना ये लंबा हम इस चीज़ को खींच सकते हैं वो तो मालोलन और उनकी टीम ही बता सकती है। बाकी मैच होगा तो लाइव जुड़ेंगे हम स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित पे, वॉच अलॉन्ग जैसे करते हैं हमेशा करते रहेंगे। तो आप भी हमारे साथ जुड़ना और देखते हैं भाई, आप अपनी ओपिनियन पूरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से जो जो डिस्कस करने के टॉपिक थे मैंने सब पे कर लिया। हो सकता है आप किसी चीज़ से एग्री करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आरसीबी टीम में बदलाव तो नहीं करने वाली, सेम प्लेइंग 11 के साथ ही आरसीबी उतरेगा। आप अगर कोई चेंज करना चाहें तो कोई हट के कोई चेंज है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी आपके लिए खुला है सारे सजेशंस के लिए कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपसे कल आरसीबी की होपफुली चौथी जीत के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।